प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं राजेश कुमार, आपका हिंदी अध्यापक, एक बार फिर से आपके बीच में आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग जो है ये 2 है और इसका जो तीसरा पाठ है हिमालय की बेटियां, इस पाठ को लेकर के उपस्थित हूँ। इसे सभी बच्चे जो है ध्यान से पढ़ेंगे और इनके प्रश्नों के उत्तर जो है बाद में करेंगे। हम जो है इन पाठों को जो है पढ़ लेना चाहते हैं। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती। संभ्रांत महिला होती है जो मान लो 40 मैच्योर बोलते हैं, जैसे मैच्योर जो औरत हो जाती है उसको। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने आई। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भाव भंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मैदान में जाकर किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देख करके। कहाँ ये भागी जा रही हैं, वह कौन सा लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों में भरी घाटियां, बंधुर अधित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बूढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये 2 ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चिनाब, झेलम, काबुल, कुब्बा कहते हैं जिसे, कपीसा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि जो है हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन 2 महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रहती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन 2 बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में मुझे कुछ भी झिझक नहीं होती है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती वेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूप पसंद था। दरअसल जो भी कोई
नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख ले तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम अपनी प्रेयसी की भावना करें तो कैसा कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताजा हो गया। लगा मैं गुनगुनाने, जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी, तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। तो इस प्रकार ये पाठ जो है वो कंप्लीट हो गया। और चलो इसके प्रश्न भी कर लेते हैं। नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें किन और किन रूपों में देखता है? बहन, बेटी, पुत्री, प्रेमिका, माता इत्यादि रूपों में देखता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो है स्वयं कुछ नहीं है, बल्कि पर्वतराज जो हिमालय है उसके मान लो पिघले हुए दिल के जो है क्या है, अश्रु है, जो है मिल हिमालय से बह करके समुद्र में जा करके मिलते हैं। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता इसलिए कहा है क्योंकि नदियां जो है क्या करती हैं, हमारी प्यास बुझाती हैं। हमारे जो खेत है, हमारे खेतों में सिंचाई का काम इन्हीं से लिया जाता है, और नदियों के पानी से ही हमें जो है अन्न हम पैदा करते हैं, और उस अन्न के पैदा होने से ही संपूर्ण भारतवर्ष का जो है पेट भरता है। इसीलिए नदी काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? ये प्रश्न जो है बच्चे ध्यान से अपने उसमें देख के लिखेंगे। इसमें काका कालेलकर ने जो है मार्ग में आने वाले जैसे जो भी वन है, पक्षी हैं या बादल इत्यादि हैं, और भी बहुत से जो जंगल इत्यादि हैं उनकी प्रशंसा की है। इसे ध्यान से देखेंगे। आगे में भाषा की बात देखते हैं। निर्जीव, अच्छा, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। माँ और दादी, मौसी और मामी को गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता है। अन्य पाठों में ऐसे तुलनात्मक प्रयोग के कोई विशेष नहीं है। निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं मानो जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। इस प्रकार कंधे पे चढ़ना, मान लो हिमालय जो है एक निर्जीव है, लेकिन जिस प्रकार से पुत्र जो है अपने पिता के कंधे पर चढ़ता है, इसी प्रकार से लेखक भी हिमालय की यात्रा पर गया, ना कि उसके कंधे पर चढ़ा था, लेकिन कंधे पर कहने से जो है हिमालय भी एक मतलब सजीव चित्रण हो गया। इसी प्रकार काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। माता कहने से जो नदियां निर्जीव है, हमारा मातृभाव है नदियों के प्रति, जिस प्रकार हम गंगा को माता मानते हैं, गंगा में स्नान करते हैं। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष्य विशेषण की विशेषता
जिस शब्द से प्रकट की जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए संभ्रांत महिला, महिला की क्या विशेषता है कि वो संभ्रांत है, इसीलिए संभ्रांत किसकी विशेषता है, महिला की, इसलिए महिला जो है विशेष्य है और संभ्रांत विशेषण है। चंचल, चंचल नदियां, ठीक है, चंचल विशेषण और नदियां विशेष्य। समतल आंगन, घना जंगल और मूसलाधार वर्षा। अब आगे जो है ये समास है। समास जिस प्रकार अभी आपको करवाया नहीं है, समास स्पेशल चैप्टर लेके आऊंगा मैं समास का, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ देख लो द्वंद्व समास के में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी, राजा और रानी द्वंद्व समास, जिसका जो है मतलब राजा और रानी विग्रह हुआ। इसमें ऐसे ही जो है सुख दुख, पति पत्नी, माता पिता, मान लो माता पिता इत्यादि जो है ये है, ये विपरीतार्थक भी हो सकते हैं और समानार्थी भी हो सकते हैं द्वंद्व समास में। नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाएं। प्रत्येक शब्दों के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी से दीन जो है भाववाचक संज्ञा है, मान लो वह बहुत दीन व्यक्ति है, तो दीन जो है क्या है, भाववाचक संज्ञा। ये स्वयं करेंगे और सभी बच्चों से मान लो ये स्ट्रिक्टली ऑर्डर है कि सभी बच्चे जो है पाठ को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और इस पाठ को 2 दिन के अंदर अंदर आज पूर्णतः पढ़ के इसको, और इस पाठ में से प्रश्न उत्तर इत्यादि जो है वो अच्छी तरह से लिखेंगे और उनको साथ ही साथ जो है दोहराएंगे। रट्टा नहीं मारना है, याद नहीं करने है। समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं, उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम पर दूसरा रूप वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इनके नामों के रूप लिए, जैसे सतलुज सतद्रुम, अजमेर अजय मेरू, झेलम बनारस को वाराणसी, रोपड़ को रूपपुर, और चिनाब को विपाशा और झेलम को वितस्ता। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करते हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उनके ख्याल में शायद